हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी एवं राज्य की जो अदर एग्जाम है, एमपीपीईबी की एग्जाम और जो भी एग्जाम जो मध्य प्रदेश स्टेट लेवल एग्जाम जो होती है, उस एग्जाम में मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन अगर पूछा जाता है तो ये लेक्चर आपको काम आएगा। दोस्तों, हम ये बुक को डिस्कस कर रहे हैं, आप सामने कवर पेज देख सकते हैं। ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का भूगोल चल रहा है। इसके पहले 15 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं परीक्षाधाम बुक करके। आप वहां जाकर प्रीवियस लेक्चर और आने वाले लेक्चर दोनों साथ में देख सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इधर से जैसे मैं वीडियो डालूंगा उधर आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको बेहतरीन तरीके से देख के अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, आपके पास बुक होगी तो अच्छी बात है, और नहीं भी होगी तो जो भी बुक होगी उसमें ये टॉपिक तो लिखा ही होगा, तो आप वहां से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, समझ सकते हैं। आप खुद पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, और लेक्चर देख के तैयारी करना चाहें तो देख सकते हैं। एक बार किसी से पढ़ा हुआ रहता है, सुना हुआ रहता है, तो उसको याद रखने समझने में आसानी जाती है। दोस्तों, इसलिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूं। तो आइए शुरू करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी किया करें। आज हम चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के जलवायु के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में क्लाइमेट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु का मैप। इसको मैप को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? क्लाइमेट। तो जलवायु होता क्या है, अगर हम समझे जलवायु क्या है, तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे वहां की जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे वहां की जलवायु कहते हैं। किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए जलवायु शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए जलवायु शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जलवायु को सरल भाषा में अगर समझा जाए तो किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम, किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम लंबे समय से बना रहता है। जो लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। दोस्तों, तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मैंने क्या कहा, सरल शब्दों में समझे इसको। सरल शब्दों में, किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। दोस्तों, मौसम और जलवायु में बहुत अंतर है। दोस्तों, जलवायु क्या होता है? मौसम जहां कुछ दिनों या कुछ घंटे का हो सकता है। मौसम कुछ दिनों या कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ घंटे में बदल सकता है। वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। दोस्तों, है ना। तो इतना हम यहां से याद रख सकते हैं। जलवायु क्या होता है मैंने बता दिया। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं। तो देखो यहां पे जलवायु की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। उसके अलावा देखिए, जलवायु वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। मैंने बताया ना, लंबे समय तक, है ना, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं ना। दीर्घकालीन, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, जो वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन है उसे ही जलवायु कहते हैं। दोस्तों, लेकिन मौसम शब्द अलग है। दोस्तों, जलवायु अलग है। जलवायु लंबे समय का है, लेकिन मौसम किसी कुछ समय के लिए होता है। तो मौसम क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, मौसम अलग होता है। दोस्तों, मौसम अलग होता है। जैसे आज का मौसम कैसा है? आज का मौसम खुला है, बहुत ही अच्छा है। कल का मौसम हो सकता है बादल छा जाए, परसों हो सकता है बदली आ जाए। तो ये कुछ घंटे, कुछ दिनों, कुछ हफ्ता ये रहता है। दोस्तों, मौसम बदलते रहता है। इसलिए देखो वहां क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। दोस्तों, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। मौसिम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसिम, कौन सी भाषा के क्वेश्चन आ सकता है? तो मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मौसम बदलते रहता है। आज का मौसम सुहाना है, कल का सुहाना रहेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है। जलवायु अलग चीज होती है। जलवायु के बारे में हमने पढ़े हैं कि नहीं? जलवायु अलग चीज होती है। दोस्तों, जलवायु एक लंबे समय, लगभग 30 वर्ष से अधिक एक जैसा रहता है। लगभग 30 वर्ष में परिवर्तन होता है, यानी 30 वर्ष से अधिक एक जैसा रहता है ना।
इसको हम जलवायु और मौसम में दोनों में क्या अंतर है उसको हम देख सकते हैं। देखिए मौसम मैंने समझा दिया और जलवायु समझा दिया। तो किसी, देखो सबसे पहले समझ लो कि मौसम क्या होता है। तो किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि को दीर्घकालीन योग को जलवायु कहते हैं। जो दीर्घकालीन योग को जलवायु कहते हैं। यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। जलवायु होता है वो किसी विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। जलवायु एक लंबे समय तक लगभग 30 वर्ष से अधिक जैसी रहती है, 30 वर्ष से अधिक जैसी रहती है। अब मौसम सुनिए, तो किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि में अल्पकालीन योग को मौसम कहते हैं। अल्पकालीन योग को मौसम कहते हैं। यह एक छोटे क्षेत्र में को प्रभावित करता है। मौसम किसी छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे आप देखना, जैसे यहाँ पे बदली छाई हुई है तो 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर मौसम खुला है कि नहीं। मौसम प्रातः एक दिन या कई बार बदलते रहता है। एक दिन में बदलते रहता है, कुछ घंटे में बदलते रहता है। तो ये मौसम है दोस्तों। तो बस यहाँ से इतना ही समझने वाली बात थी। जलवायु क्या है? वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। और मौसम क्या है? मौसम में अल्पकालीन परिवर्तन। तो अब देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में अगर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और ऑप्शन देगा मानसूनी, तो मानसूनी लगाना है। तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर मानसूनी ऑप्शन नहीं देगा तो फिर ऑप्शन ये देगा मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरने के कारण। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। आप जानते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो अपने मध्य प्रदेश से गुजरी है। मध्य प्रदेश के 14 जिले और भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। भारत के 8 राज्यों से गुजरी है कि नहीं। तो उसको कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के गुजरने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कर्क रेखा गुजरने के कारण। वहीं हम महाद्वीपीय जलवायु भी बोल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित राज्य होने के कारण, भू आवेष्टित राज्य का मतलब ऐसा राज्य जो किसी समुद्री सीमा को नहीं छूता। ये चारों तरफ से 5 राज्यों को छूती है इसकी सीमा। तो चारों तरफ से भू आवेष्टित है, यानी भूमि से ही घिरा हुआ है। इसकी सीमा ना ही किसी समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी देश को छूती है। इसलिए इसको कहते हैं मध्य प्रदेश को भू आवेष्टित राज्य होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है दोस्तों, महाद्वीपीय जलवायु है। तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है और मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है कर्क रेखा गुजरने के कारण, और महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है भू आवेष्टित राज्य होने के कारण। आगे समझ, ये समझ में आया कि जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा लगाना है ना। आगे चलते हैं। अब हम पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले वायुमंडलीय दाब को समझ लेते हैं दोस्तों। तो वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर नामक एक यंत्र होता है जिसको आप साइंस में अच्छे से पढ़ेंगे, उससे वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, कोपेन ने एक जलवायु के बारे में कुछ बताया है। तो कोपेन एक वैज्ञानिक रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक, उनसे रिलेटेड कुछ बातें सीख लेते हैं दोस्तों। आगे हम डिस्कस करेंगे। कोपेन जीगर ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कितने भागों में बांटा है कोपेन ने, है ना। तो कोपेन नाम के एक वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने क्या हुआ था, कोपेन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था। कोपेन ने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था, यानी कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण बताया है दोस्तों, है ना। तो उसके बारे में हमको देखना है। तो क्या हुआ था, एक कोपेन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोपेन जलवायु वर्गीकरण, जलवायु आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे अधिक प्रयोगनीय मौसम वर्गीकरण दिया था। प्रयोगनीय मौसम वर्गीकरण दिया था। और इसका विकास कब किया गया था? 1900 सन में करा था। 1900 सन में, 1900 सन की तरफ की बात है, 1900 सन में। इसका विकास जर्मन मौसम वेता व्लादिमीर कोपेन ने 1900 में किया था। इसके बाद उन्होंने 1918 से 1936 में बहुत से बदलाव किए हैं। इस वर्गीकरण का आधार यह तथ्य है कि स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। इस जलवायु का जो वर्गीकरण दिया था कोपेन ने, उसमें क्या बताया गया है कि स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। अतः मौसम के क्षेत्र की सीमाओं वनस्पति क्षेत्र को ध्यान में रखकर की गई है, ऐसा उन्होंने बताया है दोस्तों, है ना। तो कोपेन ने क्लाइमेट कंडीशन दिया है और
कोपेन ने जलवायु को 5 समूह में बांटा है पूरे भारत में, और पूरे ABCD बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझने में बहुत दिक्कत जाती है। ABCD इस प्रकार का बांटा है, तो हमको कितना याद रखना है, तो हमको सिर्फ ये इतना मध्य प्रदेश के हिसाब से याद रखना है कि कोपेन गीगर ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। तो 3 भाग कौन सी, देखो आर्द्र शुष्क भूमध्य सागरी जलवायु, जिसे जलवायु कोड क्या दिया है, CSA, जिसे क्या जलवायु कोड दिया है, CSA। सी से है यहाँ पे आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरी जलवायु। ये कौन से क्षेत्र में है, तो जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी और रीवा वाले क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। उसके बाद है AW, अगला कोड है AW, इसमें है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, है ना। ये इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन जिले में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद है आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु, जिसको BSH कोड दिया गया है, BSH। ये बुरहानपुर, भिंड, मुरैना और खरगोन, यहाँ ये जलवायु पाई जाती है। तो हमको यहाँ से क्या याद रखना है, कोपेन गीगर ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है, तो ये याद रखना है कितने भागों में बांटा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ज़्यादा ही बहुत ही डीपली अगर क्वेश्चन बनता है, तो ये CSA किस कोड का है, तो आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरी जलवायु। AW किसका है, तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। और BS किसका है, तो ये आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु का है। दोस्तों ये क्षेत्र दिए हुए हैं, CSA में जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, रीवा आते हैं। AW में इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन, और BS में बुरहानपुर, भिंड, मुरैना, खरगोन आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन ना वन डे एग्जामों में सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बाकी मेंस वेंस में लिखने आता है इसके बारे में। तो अपने को इतना ही याद रखना है बस कि 3 भागों में बांटा है, ये एक बार बता दिया मैंने, इसको एक बार देख लें बस। उसके बाद आगे चलेंगे हम, मध्य प्रदेश की जलवायु का क्षेत्र एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए जो उत्तर का मैदान है दोस्तों, जो उत्तर का मैदान है वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी लगती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है, तो वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी में अधिक गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है दोस्तों। समशीतोष्ण या सम जलवायु डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो सम जलवायु ऑप्शन देगा, और सम जलवायु नहीं दिया तो समशीतोष्ण जलवायु मालवा के पठार में पाई जाती है। ये सामान्य वर्ग, यहाँ गर्मी, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड लगती है। मालवा के पठार में याद रखना है, मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड लगती है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है। देखो जो विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र जो है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी लेकिन शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है दोस्तों। यहाँ पे अधिक हो गया देखो, है ना। नर्मदा घाटी क्षेत्र में अधिक गर्मी लगती है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड, शीत ऋतु में सामान्य ठंड। यानी क्या समझ में आया, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र की जो जलवायु है वो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड लगती है। मैप के हिसाब से देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, देख सकते हैं आप ये मैप, है ना। तो देखो उत्तर का मैदान, अब भी हमने पढ़े, उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है, यानी हम बोल सकते हैं गर्मी यहाँ पे अधिक गर्मी और ठंडी यहाँ अधिक। तो ऊपर वाला जो इलाका है उसको याद रखना है अधिक से याद रख लोगे तो याद आ जाएगा अधिक अधिक, तो क्या अधिक, गर्मी भी अधिक ठंडी भी अधिक, है ना। अब बात करते हैं हम मालवा के पठार में। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड लगती है। तो अभी हमने उत्तर साइड में बात करे थे अधिक अधिक, अब हम मालवा के पठार में बात करना है साधारण। तो ऊपर में अधिक अधिक और यहाँ पे साधारण, तो ऐसा याद रख सकते हो आप, है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड लगती है। तो उधर साइड ऊपर साइड में क्या आपने बात की थी, उत्तर के मैदान में अधिक अधिक और मालवा के पठार में साधारण, तो ऐसा करके याद हो जाएगा। ऊपर में अधिक अधिक और इधर में साधारण। तो साधारण क्या साधारण, तो बोले सामान्य, यानी साधारण गर्मी और साधारण ठंड, ऐसा याद रखना है। अब बात करेंगे विंध्य का सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र जो है ना। विंध्य का सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी लेकिन शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है। अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के टाइम पे आप जिस क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के रहते हैं वहाँ के हिसाब से आप सोच के उसको याद रख सकते हैं। जैसे कई लोग सतपुड़ा विंध्याचल वाले क्षेत्र में रहते होंगे, कटनी रीवा तरफ, है ना, तो ये उन लोग अपने हिसाब से सोच के याद रख सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, देखो गर्मी के टाइम पे वहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है जब गर्मी का मौसम आता है तो। और ठंडी के टाइम पे भी
यानी गर्मी के टाइम पे साधारण ठंड पड़ती है और ठंडी के टाइम पे अधिक ठंड पड़ती है दोस्तों। पर्वतीय इलाका है, देखो विंध्य वाला पर्वतीय इलाका और सतपुड़ा वाला ये पर्वतीय इलाका है। तो यहाँ गर्मी में साधारण गर्मी, क्या समझ में आया? देखो पर्वत वाला इलाका है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, पूरा वनस्पति हैं, पेड़ पौधे झाड़ियाँ हर चीज़ है, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे गर्मी के टाइम पे साधारण गर्मी लगेगी कि नहीं? क्या तेज गर्मी लगेगी? साधारण लगेगी कि नहीं? तो गर्मी के टाइम पे साधारण गर्मी, लेकिन ठंडी के टाइम पे अगबका के ठंड लगेगी, बिल्कुल किनकिनाहट वाली। तो उसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी के टाइम पे साधारण गर्मी, लेकिन ठंडी के टाइम पे अधिक ठंड किनकिनाटी वाली, है ना? तो समझ लो इसको। उसके बाद देखते हैं हम नर्मदा घाटी क्षेत्र वाला। तो नर्मदा वाली घाटी क्षेत्र में जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड। तो इसको कैसे याद रखें अपन? तो इसको याद रख सकते हैं, देखो गर्मी यहाँ पे अधिक गर्मी है, तो नदी वाला इलाका है दोस्तों, नदी वाला इलाका है, नदी के किनारे ज़्यादा ठंडी रहती है कि नहीं है यहाँ पे? तो ग्रीष्म ऋतु में भी ठंडी लगेगी, यानी गर्मी में भी अधिक गर्मी, गर्मी में अधिक गर्मी। देखो गर्मी में भी अधिक गर्मी इसलिए लगेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले तापमान बढ़ेगा, पानी रहे चाहे कुछ भी, तापमान जब बढ़ेगा वहाँ का, तो पानी के किनारे वाले इस एरिया में तापमान तो बढ़ता ही है, तो अधिक गर्मी, लेकिन ठंडी में साधारण ठंड। ये समझने वाली बात है, यहाँ पे इसको गड़बड़ मत करना। नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी में अधिक गर्मी, गर्मी के टाइम पे अधिक गर्मी लग रही है, लेकिन ठंडी के टाइम पे उतनी ठंडी नहीं लगती, साधारण ठंड लगती है। ये इसको याद रख सकते हैं। गर्मी के टाइम पे अधिक गर्मी, गर्मी के टाइम पे अधिक गर्मी, लेकिन ठंडी के टाइम पे सामान्य ठंड लगेगी, जैसी लगती है वैसी ही ठंड लगेगी, बिल्कुल अधिक नहीं लगती। कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र की, यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे जो जिले आएंगे वो जिलों की बात हो रही है। तो देखो इसको याद कैसे रखना है। तो ऊपर में अधिक अधिक, ऊपर में जो उत्तर का मैदान है उसमें अधिक अधिक, मालवा के पठार तरफ साधारण साधारण, तो दो याद हो जाएंगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अधिक अधिक, साधारण साधारण। अब बात आती है सिर्फ इसी की, तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वत में मैंने बता दिया, पर्वत के जगह में गर्मी में भी साधारण गर्मी लगेगी, लेकिन ठंडी में ज़्यादा ठंडी लगेगी, पर्वतीय इलाका है तो, है कि नहीं? सिर्फ इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो इसको कैसे याद रखना है? गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में साधारण ठंड नर्मदा घाटी क्षेत्र में। यहाँ देखो उल्टा हो गया है ना, पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी में साधारण गर्मी और ठंडी में अधिक ठंड। यहाँ पे घाटी वाला क्षेत्र जो है, नदी वाला क्षेत्र, उसमें गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में साधारण ठंड। तो इसको एक बार याद रख लेना है, ये वाले मैप को। इससे क्वेश्चन बन भी सकता है प्री में, है ना? यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ क्या लगती करके। तो मैंने आपको बता दिया, पढ़ना अब आपको है। मध्य प्रदेश का जलवायु क्षेत्र देखेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे हम, विस्तृत वर्णन करेंगे एक एक करके यहाँ से, बिल्कुल, है ना? उत्तर का मैदान, इधर उधर पूरी चीज को देखेंगे। तो चैनल पर बने रहें और पूरा देखें वीडियो को। देखिए अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश जलवायु का क्षेत्र विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। तो उत्तर का मैदान समझिए दोस्तों, जो उत्तर का मैदान हमने मैप में पढ़े, समुद्र से दूर स्थित होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। उत्तर के महाद्वीपी यानी उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। इसी कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। उत्तर के मैदान को याद रखना है अधिक अधिक से। तो शीत ऋतु में अधिक गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, यानी यहाँ अधिक ही अधिक पड़ती है। गर्मियों में उत्तर के मैदान क्षेत्र का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और शीत ऋतु में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। ग्रीष्म ऋतु में देखो 40 से 45 और शीत ऋतु में 15 से 18। शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना इस क्षेत्र के प्रमुख शहर है। उत्तर के मैदान के प्रमुख शहर है शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना इसके प्रमुख शहर है दोस्तों। तो उत्तर के मैदान से इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ना। उत्तर के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषम जलवायु पाई जाती है और समुद्र से दूर स्थित होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र को की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है ना। किस प्रकार की है? अगर दूर होने के कारण पूछेगा तो महाद्वीपीय प्रकार की है। अगर क्वेश्चन इतना आता है उत्तर के मैदान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो विषम जलवायु पाई जाती है, याद रखना है। यही कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। अब देखिए मालवा का पठार दोस्तों, मालवा का पठार, तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मालवा के पठार में किस प्रकार की सम जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु होने के कारण मालवा क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी और शीत ऋतु में ना ही अधिक ठंड पड़ती है, यानी साधारण। इसको याद रख सकते हैं आप साधारण से, यानी यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है।
है ना, साधारण से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो अधिक अधिक था और यहाँ पे साधारण साधारण है, यानी ग्रीष्म ऋतु में अधिक साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, ये याद रख सकते हैं। मालवा क्षेत्र का औसत तापमान गर्मियों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा सर्दियों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। तो गर्मी में ज़्यादा नहीं रहता है यहाँ का, यानी 38 से 40 तक के, और ठंडियों में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है दोस्तों, है कि नहीं। अगला देखिए, चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ये एक चीनी यात्री था दोस्तों, फाहियान नाम का, जो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। ये उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, विक्रमादित्य कहा जाता था। तो चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। चीनी यात्री, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था। ये उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना द्वितीय दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और इसने मालवा की जनता को सुखी और समृद्ध भी बताया है। तो क्वेश्चन आते रहता है, याद रखना है। इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, रतलाम आदि इस क्षेत्र के प्रमुख शहर है दोस्तों मालवा के पठार के। आदर्श जलवायु के कारण मालवा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु आदर्श है, इस कारण मालवा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो विंध्य पर्वत क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी, देखो पर्वतीय वाला क्षेत्र है तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी लगती है वहां पे, और शीत ऋतु में अधिक ठंड। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड लगती है दोस्तों। इस क्षेत्र का औसत तापमान गर्मियों में 35 से लेकर 38 डिग्री तक के होता है और सर्दियों में 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और अमरकंटक इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो पचमढ़ी हैं ये सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत, और अमरकंटक जो है विंध्य पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत, विंध्यांचल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। नर्मदा घाटी क्षेत्र देखेंगे तो कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण, कर्क रेखा नर्मदा के समानांतर गुजरती है मध्य प्रदेश के, उसके पूर्व में उसके उत्तर में। तो कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी किंतु शीत ऋतु में सामान्य ठंड लगती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड लगती है। इस क्षेत्र का औसत तापमान गर्मियों में 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और सर्दियों में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा इस क्षेत्र के प्रमुख शहर हैं। नर्मदा घाटी के किनारे हैं ये सब, तो होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा इस क्षेत्र के प्रमुख शहर है, याद रखना है। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में वर्षा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक आता है। भारत में मानसून जो है 1 जून तक क्या जाता है, 1 जून से 5 जून केरल में आता है, 1 जून से 5 जून तक केरल में, लेकिन मध्य प्रदेश में आते तक के 15 जून। तो मध्य प्रदेश में मानसून जो है 15 जून तक आता है और मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में कौन सा, दक्षिण और पश्चिम मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम यानी कि देखो इससे देख सकते हैं आप, इधर साइड से दक्षिण पश्चिम, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना। तो देखो मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, ये भिंड तरफ वाला उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, भिंड तरफ वाला में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है ना। जो भिंड तरफ वाला क्षेत्र है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, और पूर्वी भाग में भी दक्षिण पूर्वी भाग जो है बालाघाट तरफ वाला, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम हो जाती है। तो वर्षा जो है क्यों कम होती है, तो मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम हो जाती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। एवरेज वर्षा पूछेगा कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट आ सकता है ये। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है भिंड जिले की गोहद तहसील। गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश की, डायरेक्ट याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भिंड जिले की गोहद तहसील में होती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। होशंगाबाद का जो पचमढ़ी है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये याद
याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा पूछा जाएगा तो पचमढ़ी, और न्यूनतम पूछा जाएगा सबसे कम तो गोहद तहसील भिंड जिले की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है बालाघाट। बालाघाट में औसत वर्षा वाला जिला है, जिला पूछेगा औसत वर्षा वाला जिला तो बालाघाट है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला है भिंड, याद रखना है दोस्तों। उसके अलावा फिर ये दो लाइन याद रखना है हमको जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक तो होती है समताप रेखा। समताप रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोथर्मल लाइन। आइसोथर्मल लाइन, ये आइसोथर्मल लाइन, आइसोथर्मल लाइन को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं समताप रेखा। समताप रेखा क्या होती है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। समताप रेखा या आइसोथर्मल, थर्मल से याद रख सकते हैं आप ताप, ताप को ही तो इंग्लिश में थर्मल कहते हैं, थर्म कहते हैं, थर्मल, थर्म है ना। तो देखो ये कौन सी रेखा होती है, तो भूमंडल पर ताप के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने के लिए समताप रेखा का प्रयोग किया जाता है। समताप रेखा वे काल्पनिक रेखा है जो सामान्य ताप वाले स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आइसोथर्मल लाइन कौन सी है, तो सामान्य ताप वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्मल रेखा, समताप रेखा कहते हैं। 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी और दक्षिणी भागों को विभाजित करती है शीत ऋतु में। तो 21 डिग्री जो रेखा है ये उत्तर और दक्षिण भाग को अलग करती है, डायरेक्ट याद रखना है बस। अगला बात करेंगे आइसो हाइट। हाइट से गिरता है पानी, तो याद रख सकते हैं आप इसको सम वर्षा रेखा, यानी हाइट से क्या गिरता है, पानी गिरता है, ऐसा याद रख सकते हैं। तो आइसो हाइट, तो इससे क्या खींची जाती है, तो ये मानचित्र पर सामान्य वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हाइट लाइन कहा जाता है। सामान्य वर्षा वाले स्थान जहां एक जैसी वर्षा होती है, सामान्य वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है। आइसो हाइट युक्त मानचित्र को आइसो हाइट मैप कहा जाता है। तो ये आइसो हाइट जिसको सम वर्षा रेखा भी बोलते हैं, तो 60 सेंटीमीटर से आइसो हाइट रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग को विभाजित करती है। पूर्वी और पश्चिमी भाग को विभाजित करती है, बस इतना याद रखना है। आइसो हाइट से क्या नापते हैं करके पूछा जा सकता है, तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र को, सामान्य वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा आइसो हाइट रेखा। हाइट से गिरता है पानी, ऐसा याद रखना है। थर्म का मतलब तो ताप होता ही है, तो ताप वाली है। अब बात करेंगे प्रदेश में परिवर्तनीयता, डिस्कस करेंगे हम। औसत वर्षा से कम और अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाता है, यानी कि पीरियोडिक चेंज, रेन का जो पीरियोडिक चेंज है उसके बारे में, उसी को कहते हैं। यह प्रतिशत में मापा जाता है और मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा में परिवर्तनीयता आता है दोस्तों, बढ़ती है, यानी बढ़ती है, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा कभी बना तो मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती है, बस। अगला बात करेंगे काटियावाड़, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र की वर्षा। तो अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर घटती चली जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत की चोटियां अधिक ऊंची है, अतः पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा कराती है। जो पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग है उसमें अधिक वर्षा कराती है। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती नदी, नर्मदा घाटी के अंतर से आकर काटियावाड़, पचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा कराती है। काटियावाड़ वाला क्षेत्र जो अलीराजपुर वाला है वो है, पचमढ़ी वाला होशंगाबाद और अमरकंटक इधर अनूपपुर वाला, तो इस क्षेत्र में वर्षा कराती है। अब हम बात करेंगे आगे मध्य प्रदेश में कब मौसम कैलेंडर देख लेते हैं, यहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए जनवरी में न्यूनतम तापमान रहता है दोस्तों, आप जानते हैं जनवरी चल रही है अभी, जनवरी में न्यूनतम तापमान रहता है। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस माह में रहता है। फरवरी माह में पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं, पश्चिमी हवाएं चलती है, तो पश्चिमी विक्षोभ फरवरी में। और मार्च का क्वेश्चन पूछा था एक बार कि मध्य प्रदेश का दैनिक तापांतर किस मार्च में रहता, यानी मध्य प्रदेश का दैनिक तापांतर किस महीने में रहता है, तो मार्च के महीने में सर्वाधिक तापांतर रहता है मध्य प्रदेश में, और इसको दैनिक तापांतर भी कहते हैं, यानी कि हर दिन का तापांतर का औसत निकाला गया होगा, इसलिए उसको बोलेंगे मध्य प्रदेश का दैनिक तापांतर मार्च में रहता है। अप्रैल में देखो लू हवाएं चलती है और प्री मानसून भी आता है अप्रैल में। तो अप्रैल में चलने वाली हवाओं जो लू कहते हैं, लू क्वेश्चन आ सकता है लू क्या है, तो गर्मी में चलने वाली हवाएं को लू कहा जाता है और अप्रैल में ही आता है प्री मानसून। मई में देखेंगे तो सर्वाधिक गर्म महीना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो मई, और मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो मई है। लू मई में भी चलती लू हवाएं, गर्म हवाएं हैं। जून का महीना जो है ये ग्रीष्मकालीन मानसून आता है, इसमें ग्रीष्मकालीन मानसून 15 जून तक मध्य प्रदेश में आता है, 1 जून से 5 जून केरल में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश में आता है।
ग्रीष्मकालीन मानसून है जून जुलाई अगस्त में ग्रीष्मकालीन मानसून, सितंबर में भी ग्रीष्मकालीन मानसून रहता है, लेकिन द्वितीय गर्मी भी बोलते हैं इसको, द्वितीय मानसून या द्वितीय गर्मी भी बोलते हैं, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी की शुरुआत कब होती है? सितंबर अक्टूबर में होती है, ना सितंबर में होती है। अक्टूबर को द्वितीय गर्मी बोल सकते हैं। नवंबर में मावठ, हल्की वर्षा चलती है जिसको मावठ कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में चलने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ कहते हैं, मावठ। शीत ऋतु में चलने वाली हवाओं को शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, मावठ, है ना, याद रखना है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में तापमान की। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में तापमान की, तो वार्षिक औसत तापमान कितना है मध्य प्रदेश का? 33 डिग्री सेल्सियस है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, और गर्मियों में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। औसत डिग्री तापमान पूछेगा 33, और गर्मियों में औसत तापमान है 42 डिग्री। शीत ऋतु में औसत तापमान है 18 डिग्री, शीत ऋतु में औसत तापमान है 18 डिग्री। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में आका गया है, तो डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान, ये सर्वाधिक गर्म महीना मई को नापा गया है, मई में रहता है, और मालवा के पठार का भी सबसे गर्म महीना मई है दोस्तों, मई का महीना। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है, न्यूनतम तापमान जो है जनवरी माह में होता है, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। सर्वाधिक मई में और न्यूनतम जनवरी में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। तापांतर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च माह में होता है। दैनिक तापांतर, दैनिक दिन के हिसाब से दैनिक तापांतर मार्च माह में होता है, याद रखना है। सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान है गंज बसौदा। गंज बसौदा नामक स्थान है दोस्तों, ये विदिशा जिले में आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 1955 में नापा गया था। 1955 में विदिशा जिले के अंतर्गत गंज बसौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उसके अलावा खजुराहो में भी आका गया है 2018 में 49.2 डिग्री सेल्सियस 2018 में, है ना। 1995 में गंज बसौदा में और खजुराहो में 49.2 डिग्री 2018 में दर्ज किया गया है। तो ये सर्वाधिक औसत तापमान वाले स्थान है मध्य प्रदेश के। अगला है मध्य प्रदेश का न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान है शिवपुरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश का औसत यानी न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है? शिवपुरी। न्यूनतम, ये याद रखना है, न्यूनतम में शिवपुरी को यानी तथा न्यूनतम तापमान शिवपुरी में आका गया है ना। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है शिवपुरी वाला। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला इंदौर में है। मौसम संबंधित जानकारी देने वाली एकमात्र वेधशाला, ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला इंदौर जिले में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है करके क्वेश्चन आएगा, इंदौर में है। अगला है सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मियों को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सेकंड समर सीजन किसे कहा जाता है? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किसे कब होता है? तो ये होता है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में ग्रीष्मकालीन मानसून आता है ना, यानी द्वितीय गर्मी कहा जाता है। देखो मानसून कब आता है? मानसून तो जून जुलाई में आता है, लेकिन द्वितीय गर्मी कब पड़ती है? क्वेश्चन आ सकता है, द्वितीय गर्मी सितंबर अक्टूबर में पड़ती है। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। जो मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर जो है उत्तरी क्षेत्र, जो उत्तर क्षेत्र वाला जो मध्य भारत का पठार है, भिंड मुरैना ग्वालियर, वहां पे अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर जाने की ओर बढ़ता है। इसका मतलब उत्तर की ओर ज्यादा रहता है, अधिक रहता है ना, और दक्षिण की ओर कम रहता है, तो बढ़ता है करके बताया गया, इसको याद रखना है। अगला हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ऋतुएं। जो ऋतुएं हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में ऋतुओं के बारे में। देखो मध्य प्रदेश की 3 ऋतु है, एक तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु यानी ग्रीष्मकालीन ऋतु, वर्षाकालीन ऋतु और शीतकालीन ऋतु। तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, कई बार बने हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु देखिए, तो इस ऋतु को मध्य प्रदेश में यूनाला के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यूनाला किसे कहा जाता है ना। तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, इतना याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है।
सा से शीत, सा से सियाला, ऐसा याद रखेंगे तो एक ये याद हो जाएगा। सा से शीत, शीत ऋतु, शीतकालीन, और सा से सियाला। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से जाना जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है, और शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। सा से शीत और सा से सियाला याद रखना है। जो यूनाला है ग्रीष्म ऋतु है, उसका प्रारंभ मार्च के मध्य हो जाता है और जुलाई जून में समाप्त हो जाता है, जून जुलाई में समाप्त हो जाता है। मार्च से शुरू होता है और जून जुलाई में समाप्त हो जाता है। वर्षाकालीन वर्षा ऋतु जो है जून जुलाई में प्रारंभ होती है और सितंबर अक्टूबर में समाप्त हो जाती है। और जो शीतकालीन है वो अक्टूबर में शुरू होती है और मार्च तक चलती है। जो शीतकालीन है जिसे सियाला कहते हैं वो अक्टूबर से शुरू होती है, प्रारंभ होती है और मार्च तक चलती है। प्री मानसून अप्रैल मई में आता है दोस्तों। जो प्री मानसून कहलाता है, जो प्री मानसून अप्रैल मई में आता है। अप्रैल मई में एक प्री मानसून करके थोड़ी बहुत वर्षाएं होती है, उसके बाद मेन मानसून जो है वो तो जून में आता है ना। अगला है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, कहां पे? चौमासा में। यानी वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है वर्षा ऋतु में। शीतकालीन में देखेंगे हम, शीत ऋतु में हल्की वर्षा को मावट कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट, मावट कहा जाता है। मावट की जगह ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है माहेट, है ना। कई बुकों में मावट लिखा है, कई बुकों में माहेट लिखा है। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, ये याद रखना है। शीत ऋतु में हल्की वर्षा जो होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्या क्या याद रखना है अपने को। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, शीत ऋतु को चौमासा कहते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं, शीत ऋतु को सा से सियाला कहते हैं, और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है। लू क्या है? तो मई माह में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। लू लग जाती करके बोलते हैं ना, बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी, है ना, लू लग जाएगी। पहले गांव में बोला जाता था, अपने दादा दादी लोग बोलते थे बाहर मत निकले गर्मी में, लू लग जाएगी। तो वो लू है, मई माह में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। और अगला है मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर जनवरी माह में उत्तरी मैदानों में देखने को मिलता है। जो पश्चिमी विक्षोभ होती है दोस्तों, जो ठंडी हवाएं चलती है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर जनवरी माह में उत्तरी मैदानों में देखने को मिलता है। इसको याद रखना है यहाँ से। अब हम बात करेंगे आगे। भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती है दोस्तों। भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती है। बताओ, 6 ऋतुएं होती है। तो ये 6 ऋतुओं को अपने को पता होना, इसके बारे में अपने को पता नहीं रहता। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 6 ऋतुएं होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती है। तो सबसे पहले बसंत ऋतु की बात करेंगे। बसंत ऋतु का जो आगमन है वो मार्च अप्रैल में होता है। बसंत ऋतु क्या होती है? बसंत उत्तरी भारत और सीमावर्ती देशों की 6 ऋतुओं में से एक है बसंत ऋतु। यह फरवरी, मार्च और अप्रैल के मध्य इस क्षेत्र में अपना सौंदर्य बिखेरती है। कब कब बिखरती है? या फरवरी, मार्च, अप्रैल के मध्य इस क्षेत्र में अपना सौंदर्य बिखेरती है। यानी बोल सकते हैं हम मार्च अप्रैल, है ना। फरवरी में नहीं आएगा तो मार्च अप्रैल याद रखना है। जो मार्च अप्रैल के मध्य क्षेत्र में अपना सौंदर्य बिखरती है। ऐसा माना जाता है कि माघ महीने में शुक्ल पश्चिमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। और फाल्गुनी और चैत्र मास वसंत ऋतु के माने जाते हैं। जो फाल्गुनी और चैत्र मास होते हैं, फाल्गुनी बोल रहा हूँ, फाल्गुन और चैत्र याद रखना है दोस्तों। जो हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा माना जाता है? चैत्र। हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना माना जाता है चैत्र दोस्तों, जो अप्रैल से शुरू होता है। हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना माना जाता है चैत्र, जो अप्रैल से शुरू होता है। और हिंदी कैलेंडर का लास्ट महीना यानी अंतिम वर्ष माना जाता है फाल्गुन। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाते हैं कई बार। पहला महीना कौन सा है? चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। ये दोनों महीने होते हैं वसंत ऋतु के टाइम पे। वसंत ऋतु के टाइम पे होते हैं। फाल्गुनी और चैत्र मास वसंत ऋतु में माने जाते हैं, है ना। बस इतना याद रख सकते हैं अपन यहाँ से। समझ में आ गया? ये वसंत ऋतु पूछेगा मार्च अप्रैल। अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म ऋतु ये भी 6 ऋतुओं में से एक है। वातावरण, जिसमें वातावरण का तापमान उच्च रहता है, प्रायः उच्च रहता है। इसमें वातावरण का तापमान प्रायः उच्च रहता है ना। ये अप्रैल से जुलाई तक रहता है दोस्तों। मई जून लिखा है यहाँ पे। ग्रीष्म ऋतु मई जून में रहती है, लेकिन अप्रैल से शुरू हो जाती है गर्मी थोड़ी थोड़ी लगना, और जून तक रहता है, जुलाई तक रहता है। जुलाई तक के जब भी पानी नहीं आता, जब भी लगता है। तो ग्रीष्म ऋतु जुलाई तक रहता है। मई जून मेन है, मई जून गर्मी का, है ना। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ इस महीने के ग्रीष्म ऋतु होते हैं दोस्तों। इस महीने में हिंदी महीने आते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 2 महीने आते हैं, है ना। इस महीने में सूर्य की किरणें सीधे तेजी से पड़ती है, और इस कारण सूर्य के पृथ्वी के निकट आ जाने से ऋतु उत्पन्न होती है और तापमान बढ़ा हुआ रहता है।
अगला बात करेंगे हम वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु आप जानते हैं, वर्षा ऋतु ऐसा मौसम होता है, अधिकांश औसत वार्षिक वर्षा इसी टाइम पे होती है, औसत वार्षिक वर्षा इसी टाइम पे होती है। आमतौर पे मौसम कम से कम 1 महीने तक रहता है आला, है कि नहीं। इसमें वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था, उसके अनुसार बताया था कहाँ की जलवायु कैसी रहेगी और कहाँ पे मानसून कब आएगा, है ना, उसी तरीके से सब बताया है इसमें। तो वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, है ना, जून जुलाई बोल सकते हैं, जून जुलाई अगस्त 3 रहता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु से इतना ही है। अब बात करेंगे हम शरद ऋतु दोस्तों। शरद ऋतु, शरद ऋतु जिसे पतझड़ भी कहते हैं, शरद ऋतु को पतझड़ भी कहते हैं। इस टाइम पे पतझड़ लगता है, ये सितंबर अक्टूबर में होता है दोस्तों, ये सितंबर अक्टूबर में होता है। शरद ऋतु जिसे पतझड़ भी कहते हैं, सितंबर अक्टूबर में होता है। पत्ते, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना, शरद ऋतु, इतना याद रखना है। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु क्या होता है दोस्तों? तो हेमंत ऋतु हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं इस टाइम पे। हेमंत ऋतु के टाइम पे मध्य प्रदेश यानी पूरे भारत में हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दशहरा, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, प्रमुख रूप से छठ पूजा बिहार की, ये भी सब इसी टाइम पे मनाए जाते हैं हेमंत ऋतु में। नवंबर दिसंबर में होता है ये हेमंत ऋतु। भारत देश के ऋतुओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर महीने बदलती रहती है, 6 ऋतुएं होती है कि नहीं। 6 ऋतुओं में से एक ऋतु हेमंत ऋतु भी है। हेमंत ऋतु सर्दियों के आगमन तक संकेत देती है। हेमंत ऋतु जो है वो सर्दियों के आगमन का संकेत देती है। बोले अब सर्दी आने वाली है, ठंडी चालू होने वाली है, ये बताती है। हाँ, बस इतना याद रखना इससे। उसके बाद शिशिर ऋतु, एक शिशिर नाम की ऋतु होती है जिसे दोस्तों, ये भी 6 ऋतुओं में से एक है। इसका आरंभ मकर संक्रांति से माना जाता है। इसका आरंभ मकर संक्रांति से माना जाता है। माघ और फाल्गुनी अंतिम महीने रहते हैं इसके। माघ और फाल्गुन, सॉरी फाल्गुनी बोल रहा हूँ जब इस समय, फाल्गुन, माघ और फाल्गुन अंतिम महीने रहते हैं। तो शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी मकर संक्रांति से माना जाता है इसका। और इस ऋतु में प्रकृति का बुढ़ापा छा जाता है, वृक्ष के पत्ते झड़ने लगते हैं। इस ऋतु में भी प्रकृति में बुढ़ापा छा जाता है, वृक्ष के पत्ते झड़ने लगते हैं। और यहाँ से सीसर में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ये सीसर ऋतु जो होती है, जब उस टाइम पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, घना कोहरा छाने लगता है, दिशा और क्या क्या कई सारी चीज़ें होती है। और यहाँ से क्या बन सकता है, बस इतना ही याद रखें। तो 6 ऋतु है, बसंत ऋतु मार्च अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु मई जून, वर्षा ऋतु जून जुलाई, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर और शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी। याद रखना पड़ेगा आपको। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है दोस्तों? तो पश्चिमी विक्षोभ नाम से पता चल रहा है, पश्चिम की तरफ जो विक्षोभ हो रहा है उसी को बोलते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, WD, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं। तो शीतकाल में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो जो हल्की वर्षा होती है किधर साइड? शीतकाल में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम मैदानों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हल्की वर्षा होती है, ज़्यादा नहीं होती, हल्की होती है। और गेहूं, रबी की फसल को पानी कम लगता है, तो यह वर्षा रबी की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे गेहूँ, सरसों, चना आदि के लिए लाभदायक होती है। इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। शीतकाल के में मध्य प्रदेश के पश्चिमी मैदानी भाग में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पानी कम लगता है। गेहूं, चावल, सरसों आदि लाभदायक होते हैं। देखो आगे बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में मानसून। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में मानसून जो है 15 जून तक आता है ना। और मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इधर से दक्षिण और पश्चिम मानसून आता है। तो ये मानसून भी 2 तरह के होते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून आता है एक तो, और एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है। तो सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून को हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में 15 जून तक के ये मानसून आ जाता है। केरल में 1 जून से लेकर 5 जून तक आता है, और मध्य प्रदेश आज तक के 15 जून तक लगता है ना। औसत 15 जून तक लगता है। तो मध्य प्रदेश में जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। जून जुलाई में आता है कि नहीं? 15 जून से जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। यहाँ मानसून चावल, सोयाबीन, मक्का आदि खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होता है। जो खरीफ की फसलें होती है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसके लिए 1 नंबर रहता है। ये मानसून में चावल, सोयाबीन, मक्का आदि खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होता है। अब बात करेंगे शीतकालीन मानसून की। तो मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश होना शीतकालीन मानसून कहलाता है। जो नवंबर दिसंबर के टाइम पे जो हल्की बारिश होती है उसको शीतकालीन मानसून कहते हैं दोस्तों। ये मानसून गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है।
जो रबी की फसल होती है, पानी कम लगता है रबी की फसलों में, जैसे गेहूं को पानी कम लगता है, 1-2 पानी दिए काम खत्म, है ना। तो ये गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि की फसलों के लिए लाभदायक होता है। इसको शीतकालीन मानसून कहते हैं। ये नवंबर दिसंबर में आता है और ये जून जुलाई में आता है, इतना याद रखना है। बात करेंगे बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र क्यों है उसके बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की शाखा की पवनें जब कोलकाता से उत्तरी भारत के मैदानों में प्रवेश करती है, जब कोलकाता होते हुए उत्तरी भारत की मैदानों में प्रवेश करती है, तब फेरल के नियम के अनुसार, फेरल नाम का एक साइंटिस्ट रहा है जो दोस्तों जिसने पवनों की दिशा का नियम दिया है ना, वायु की दिशा का नियम दिया है, पवनों की दिशा का नियम दिया है कि पवनें कैसी चलती है और किधर मुड़ जाती है ना। फेरल नाम का एक वैज्ञानिक रहा है, उसने पवनों की दिशा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फेरल का नियम किससे संबंधित है, तो पवनों की दिशा के अनुसार कोरियालिस बल के कारण, ये कोरियालिस बल एक बल काम करता है पृथ्वी में, कोरियालिस बल के कारण ये पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है, दाहिनी तरफ मुड़ जाती है दोस्तों, दाहिनी यानी राइट साइड मुड़ जाती है दोस्तों। यानी हिमालय की शिलालिक श्रेणियों की तरह अच्छी खासी वर्षा होती है। तो हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में अच्छी खासी वर्षा होती है दोस्तों, अच्छी खासी वर्षा होती है। इस कारण ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी मैदान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है दोस्तों। इस कारण ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है सूखा रह जाता है। इस कारण ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के मध्य और मध्य प्रदेश में कुछ फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है, इतना याद रखना है। तो फेरल का नियम समझ में आ गया। फेरल का नियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना, भूगोल से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। फेरल का नियम क्या होता है, तो इसके अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ जाती है ना। दायां हाथ याद रख सकते हैं आप, दायां हाथ यानी राइट साइड मुड़ जाती है, तो राइट साइड मुड़ जाती है, और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। देखो पृथ्वी में 2 प्रकार की, तो उत्तर साइड में जो चल रही है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है दोस्तों। लेफ्ट साइड मुड़ जाती है नीचे दक्षिण में, और ये उसका नियम है ना। यह नियम बड़े बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली स्थानीय पवनें, छोटे चक्रवात और प्रति चक्रवात पर लागू होता है, जिसको कोरियालिस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इतना याद रखें, बाकी भूगोल के टाइम पे जब विश्व का भूगोल मैंने पढ़ा दिया हूँ, आप देख सकते हैं जाके। आगे बात करेंगे, देखो ये एक मैप दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में वर्षा का विवरण बताया गया है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये गोहद, भिंड जिले की गोहद तहसील में मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है। और ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का मैप के हिसाब से याद रखिए, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। ये कैसा है, ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों। औसत वर्षा वाला क्षेत्र ये वाला है, देखिए ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। और औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये दक्षिण पूर्वी भाग है मध्य प्रदेश का। जो दक्षिण पूर्वी भाग, जो बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा ये वाला जो भाग है ना, मंडला वाला, ये औसत से अधिक वर्षा वाला स्थान है। इसलिए तो क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पचमढ़ी में होती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, सबसे कम वर्षा भिंड जिले तरफ होती है, गोहद तहसील में, है ना। तो ये औसत से अधिक, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है पीईबी की एग्जाम में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखना है। यहाँ पे दक्षिण पूर्वी भाग हुआ ना, दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, याद रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होते जाती है ना। देखो यहाँ पे औसत से अधिक वर्षा हो रही है, फिर यहाँ थोड़ी सी कम हुई और इधर गए तो पूरी कम हो गई, है ना। तो ये ऐसा, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। तो ये भी याद रखना, इधर भी मात्रा कम होती है। यानी दक्षिण पूर्वी भाग से, यानी पूरब से पश्चिम की ओर गए तो जब भी कम होगी, और इधर गए तो जब भी कम होगी। तो ये दोनों फैक्ट वाले जो बॉक्स में बने हुए हैं, इनको याद रख लेना। ये मैप दिया हुआ है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हम देखते हैं मौसम संबंधित कुछ अन्य शब्दावली और कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो जंतर मंतर वेधशाला के बारे में आपने बहुत सुने, बहुत पढ़े हैं दोस्तों। जंतर मंतर वेधशाला, है ना, उज्जैन में है ये। तो इस वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराज सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में उज्जैन में करवाया था। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर है, उज्जैन में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, पूछा जाता है। महाराजा, जयपुर के महाराजा थे ये, तो जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने
1919 में करवाया था, जब ये दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। तो ये उज्जैन में थे दोस्तों उस टाइम पे, जब इनने यहाँ पे निर्माण करवाया था। तो ये दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे, और जब उज्जैन में ही थे उस टाइम पे ही इन्होंने जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था, याद रखना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जंतर मंतर वेधशाला जो है, जंतर मंतर वेधशाला जो है ये यूनेस्को में भी शामिल, लेकिन ये वाली शामिल नहीं है, अपने उज्जैन वाली शामिल नहीं है। जंतर मंतर वेधशाला 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों इसने। 5 वेधशाला, 5 जगह पूरे भारत में जंतर मंतर वेधशाला। 5 जगह कौन सी? तो एक जयपुर में है, जयपुर में भी है जंतर मंतर वेधशाला। एक दिल्ली में भी है दोस्तों, एक दिल्ली में भी है जंतर मंतर वेधशाला। एक उज्जैन में है, इसको तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में तो पढ़ते ही रहते हैं। उज्जैन के अलावा बनारस में भी है दोस्तों, एक बनारस में भी है, मथुरा में भी है, एक मथुरा में भी है। तो भारत में 5 जगह है जंतर मंतर वेधशाला दोस्तों। देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। ये वेधशाला जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनाई गई थी। इस वेधशाला के निर्माण में बहुत समय लगा था। खगोल शास्त्री की मदद ली गई थी, और सबसे पहले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन में सबसे पहले करवाया था। उसके बाद ये वेधशाला का निर्माण जंतर मंतर नाम दिया गया था। अगर क्वेश्चन आता है उज्जैन की जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो उसी का नाम याद रखना है, राजा यानी महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था, है ना। और कभी पूछेगा जयपुर वाली का निर्माण किसने करवाया था, तो उसी ने करवाया था, इसी ने जयपुर वाली का भी निर्माण करवाया था। राजा यानी महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था, इतना याद रखें। जंतर मंतर वेधशाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ पे? उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला, है कि नहीं। और जो जंतर मंतर जयपुर वाली है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है दोस्तों, है ना। और यहीं से सबसे पहले समय को भी नापा गया था। यहाँ पे यंत्र लगे हुए हैं, बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं, कम से कम 14 प्रमुख यंत्र लगे हुए हैं, जिससे सबसे पहले समय को, ग्रहण की भविष्यवाणी जो करते थे उसको, और तारों की गति की स्थिति को जानने, और सौरमंडल के ग्रहों से रिलेटेड पूरी गणित और खगोली, इतनी सारी जानकारी आप खुद पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना याद रखें जो परीक्षा में आता है, मैंने बताया। आगे बोलेंगे हम, बात करेंगे मावठ की। तो मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली हल्की वर्षा को मावठ कहा जाता है। मैंने डायरेक्ट बताया था, मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा यानी मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। हल्की वर्षा या वर्षा को मावठ कहते हैं, याद रखना। मावठ क्या है करके क्वेश्चन आ सकता है। अगला 21 जून जो होता है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, है ना। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य किरण प्राप्त होती है, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो अपने मध्य प्रदेश के 14 जिले और भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य किरण 21 जून को प्राप्त होती है, और पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन को माना जाता है, याद रखना है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में भी मनाया जाना शुरू कर दिया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, इतना याद रखें। अगला बात करेंगे ताप लहर लू की। तो लू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लू क्या है दोस्तों? तो लू प्राय ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा वायु के संपर्क में आने से शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होने की संभावना हो जाती है। उस वायु को लू कहा जाता है। इसलिए शरीर में लू लग जाती है, आदमी बीमार पड़ जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए गर्मियों में कपड़ा बांध के निकले, डायरेक्ट जो तापमान है वो कान के थ्रू अंदर नहीं जाना चाहिए शरीर के, है ना। तो ये 40 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है शरीर का भी तापमान और वायुमंडल का भी तापमान। इस वजह से ऐसे में लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये इसको लू कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है लू क्या है? तो भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवाएं, उत्तर भारत में चलने वाली
गर्म स्थानीय हवाओं को लू कहा जाता है, इतना याद रखना है। बात करेंगे एस चंद्रशेखर वेधशाला, तो ये एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में है दोस्तों, इंदौर में है, राजा रमन लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप है। तो इतना ही याद रखना है, एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ है, इंदौर में है दोस्तों। राजा रमन लेजर अनुसंधान केंद्र ये भी इंदौर में है, तो उसके किनारे है। बात करेंगे द्वितीय समर, सेकंड समर किसको बोलते हैं, सितंबर अक्टूबर माह में होने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है ना, द्वितीय गर्मी। तो सितंबर अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है उसको द्वितीय गर्मी कहा जाता है, डायरेक्ट याद रखना है। सेकंड समर सीजन कब किसको कहा जाता है, द्वितीय गर्मी किसको कहा जाता है, सितंबर अक्टूबर में कहा जाता है। इस तरीके से हमारा जलवायु वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसी करके, जल्दी से हम भूगोल को कंप्लीट कराएंगे। देखिए दोस्तों, एक बार मैंने पढ़ा दिया, अब 10 बार इसको वीडियो नहीं भी देखेंगे आप तो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़िए, सब में वैसे ही लिखा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।